Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 32 and the last lecture of the course Network Security. We have been revising all the contents that we have discussed over the previous lectures. So we are going to review more contents in our this particular last lecture. So let's revise the course and let's talk about the security threats in mobile devices and the environment. So since the mobile devices like our smartphones, they are usually mobile, they are being ported from one place to another, and since the mobile phones are in our pocket and we carry them out from one place to another, so there is a lack of physical security control. अगर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है या एक सर्वर है, उसके बारे में तो हमें पता है कि उसकी फिक्स लोकेशन है, उस लोकेशन को, उस रूम को आप लॉक कर दें तो आपकी सिक्योरिटी अचीव हो जाती है. लेकिन मोबाइल डिवाइस, कभी हम उसको ऑफिस ले जा रहे हैं, कभी हम उसको घर ले जा रहे हैं, कभी हम उसको मार्केट ले जा रहे हैं. सो चूंकि उसकी फिजिकल सिक्योरिटी कम है, इसलिए मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल एनवायरनमेंट इज मोर प्रॉन टू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी. सो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को कंपनी के यूज के लिए एक मोबाइल फोन दिया हुआ है, ठीक है. अब वो एम्प्लॉय सिर्फ कंपनी में रहकर मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकता, जाहिर है उसको बाहर जाना है, उसको घर जाना है. सो जहां जहां पे वो ट्रैवल करेगा उसका मोबाइल फोन उसके साथ रहेगा. सो फिजिकल सिक्योरिटी यहां पे नहीं है. अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दें कि एम्प्लॉय अपना स्मार्टफोन या अपना मोबाइल फोन कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस से बाहर नहीं ले जाएगा, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन या उस बिल्डिंग के अंदर रहकर भी कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे एम्प्लॉय का उस सेल फोन को ले जाना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा. और अगर वो एम्प्लॉय उसी बिल्डिंग के प्रेमिसेस में एक जगह से दूसरी जगह अपने मोबाइल फोन को ले जाता है, सो ये क्या होगा, थेफ्ट और टेम्परिंग इसमें पॉसिबल है कि थेफ्ट और टेम्परिंग हो जाएगी. एक मलेशियस यूजर जो है वो आपके मोबाइल फोन में जो सेंसिटिव डाटा है उसको स्टील करने की कोशिश कर सकता है, या ये भी कर सकता है कि वो डिवाइस इटसेल्फ हैक कर ले या चुरा ले, या ये कर सकता है कि डिवाइस को यूज करते हुए जो कंपनी का बाकी नेटवर्क है उसको एक्सेस करे, या कंपनी के जो बाकी सर्वर्स लगे हुए हैं उस पर एक्सेस गेन करे. सो फिजिकल सिक्योरिटी के लैक होने की वजह से आपके मोबाइल डिवाइसेस के जो थ्रेट्स हैं उनकी क्लास स्लाइटली डिफरेंट है. हमें क्या करना चाहिए, यूज ऑफ अनट्रस्टेड मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है. इस केस में वो हैंडसेट्स जो कि जिसके मैन्युफैक्चरर्स अननोन हैं, कुछ फेमस मैन्युफैक्चरर्स हैं मोबाइल फोन्स के, फॉर एग्जांपल नोकिया है, आईफोन है, सैमसंग है, HTC है. लेकिन अगर कोई अननोन ब्रांड्स हैं मोबाइल फोन्स की तो कोशिश करें कि उनको यूज ना करें. क्यों? बिकॉज यू डोंट नो कि उस अननोन मोबाइल डिवाइस में कोई ऐसी चिप इंस्टॉल्ड हो, कोई ऐसा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जो कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेता जा रहा है और पीछे किसी सर्वर को ट्रांसमिट करता जा रहा है. इसी तरह अगर आप अनट्रस्टेड नेटवर्क्स में जाते हैं, अगर आप के पास कंपनी का मोबाइल फोन है और आप किसी पब्लिक कैफे में जाते हैं या एयरपोर्ट पर जाते हैं जहां पे ओपन वाईफाई एक्सेस है, अब इन ओपन वाईफाई एक्सेस जहां पे होती है ये अनट्रस्टेड नेटवर्क्स हैं, तो कोशिश की जाती है कि ये मोबाइल यूजर्स अनट्रस्टेड नेटवर्क्स को ज्वाइन ना करें. मोर इम्पोर्टेंटली आपके ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर ढेर सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके डेवलपर्स अननोन हैं, जो कि मलेशियस हो सकती हैं, जो कि देखने में एक फ्री गेम होगी, फ्री सॉफ्टवेयर होगा, फ्री कोई और अट्रैक्टिव सी कोई चीज होगी, लेकिन इनफैक्ट वो आपका डाटा स्टील करने में वो एप्लीकेशन जो है वो फैसिलिटेट कर रही होगी. और लाइकली है कि वो एप्लीकेशन जो कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो सेंसिटिव डाटा आपके स्मार्टफोन से या आपके मोबाइल फोन से लेकर और पीछे किसी थर्ड पार्टी को, अननोन पार्टी को वो पास ऑन करते रहे. इसके अलावा आपके स्मार्टफोन्स चूंकि बाकी नेटवर्क्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं,
ठीक है, जैसे आप अगर आईफोन यूज़र हैं तो आईफोन iCloud के साथ सिंक्रोनाइज होता है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड यूज़र जो है वो ड्रॉपबॉक्स के साथ सिंक्रोनाइज होता है। सो ये थर्ड पार्टी सिस्टम्स के साथ सिंक्रोनाइज होना, अपने डाटा को वहाँ पर ट्रांसमिट करना, ये भी इस मामले में भी केयरफुल रहना चाहिए। मोबाइल फ़ोन की ऐसी एप्लीकेशंस आपसे परमिशंस लेती हैं, क्या आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लाउड स्टोरेज पे सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस केस में आपको अगर आपकी कंपनी का सेंसिटिव डाटा है, in that case you should not go for saving the contents related to your company on somewhere on cloud. इसी तरह use of untrusted content such as quick response barcode QRB जिसको कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बारकोड है, आप अपने स्मार्टफोन से उस बारकोड को स्कैन करते हैं और वो एक टेक्सचुअल फॉर्म में कोई आपको टेक्स्ट रिट्रीव करके दे देता है। यूजुअली ये URL होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई कंपनी अगर प्रमोशन कर रही है, कोई वेबसाइट है, उसका URL ज़बानी याद नहीं रह सकता, आप उसको नोट नहीं कर सकते, तो आप अपने स्मार्टफोन से उसका क्विक रिस्पांस बारकोड कैप्चर करते हैं, वो एक URL में ट्रांसमिट होता है और वो एक वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन पर ओपन हो जाती है। अब ये हेल्पफुल भी है, यूज़र को फैसिलिटेट भी कर सकता है, लेकिन अटैकर्स इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। हेल्पफुल ऐसे है कि एक अच्छी सी बुक्स की वेबसाइट थी जिसका URL था, मैं ज़बानी अगर याद नहीं कर सकता, इन दैट केस मैं उसके बारकोड को मैं कैप्चर कर लेता हूं और वो मुझे रिट्रीव करके URL दे देता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अटैकर ने एक मलिशियस वेबसाइट का एड्रेस जो है वो URL बारकोड में एम्बेड किया हुआ है। अब उस बारकोड की स्नैप लेने से वो मलिशियस वेबसाइट ओपन हो गई। अब उस मलिशियस वेबसाइट के इटसेल्फ आपके स्मार्टफोन में ओपन होने से क्या होगा कि हो सकता है वहां से वायरस डाउनलोड हो जाए, हो सकता है वो वेबसाइट मलिशियसली जो है वो आपके स्मार्टफोन से, आपके मोबाइल फोन से सेंसिटिव डाटा को स्टील कर ले। इसी तरह हमने देखा है कि आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उसमें बिल्ट इन GPS मॉड्यूल हैं। GPS मॉड्यूल आपकी लोकेलिटी शो करता है, आपकी करंट लोकेशन क्या है ये शो करता है, बल्कि बाज़ एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी हिस्ट्री भी ट्रैक करती हैं। अगर आपका GPS मॉड्यूल इनेबल्ड है, ठीक है, तो वो बताती हैं कि ये डिवाइसेस कहाँ कहाँ पे किन किन एग्जैक्टली लोकेशन पे गई थी। अब ये लोकेशन पर जाना, ये यूज़र ट्रैक हो रहा है, यूज़र को नहीं पता और यूज़र ट्रैक हो रहा है। सो इस केस में ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी सर्विसेज अगर नीडी और अप्रोप्रिएट हैं फिर तो ऑन होनी चाहिए, वैसे बाय डिफॉल्ट इनको ऑफ रखना चाहिए। हमने इसके बाद इंपॉर्टेंटली बात की थी नेटवर्क सिक्योरिटी में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एंड number of lectures were delivered on cryptography. Let us revise what exactly cryptography is. So cryptography is the art of secret writing. आप प्लेन टेक्स्ट में कुछ लिखते हैं, उसको बाकी सारे लोग बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग उस मैसेज को सीख लेंगे, समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप वो मैसेज उर्दू में लिखें, ठीक है, वो मैसेज जो है वो उर्दू सीखने वाले, उर्दू जानने वाले जो है वो आसानी से इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। सो क्रिप्टोग्राफी का पर्पज़ ये है कि आप एक मैसेज लिखें भी, लेकिन इस तरीके से लिखें कि उसको आम पब्लिक न पढ़ सके और सिर्फ उस सीक्रेट मैसेज को वही पढ़ सके जिसको इसको डीकोड करने का तरीका आता है या जिसको इसकी डिक्रिप्टिंग का मैकेनिज्म पता है, ठीक है। सो आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस में या नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ नहीं हो रही, बल्कि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। और हम एंशिएंट इजिप्शियन से की बात करें और जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करें, सो क्रिप्टोग्राफी अपनी वन फॉर्म और दी अदर ये यूज़ होती रही है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है कि कैसे क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती रही है। एक मशीन शो की गई है, एनिग्मा टाइपराइटर की टाइप की मशीन है, ये भी सीक्रेट राइटिंग करती थी। इस तरह एंशिएंट इजिप्शियंस, रोमन्स, चाइनीज़, ये सारे सीक्रेट राइटिंग के लिए कोई ना कोई टूल यूज़ करते रहे हैं। अब नेटवर्क्स में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी सीक्रेट राइटिंग करने के लिए, ताकि इंटेंडेड रिसीवर के अलावा बाकी लोग उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें, यही क्रिप्टोग्राफिक टूल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। सो हमने बात की थी कि इसकी हिस्ट्री भी है,
ठीक है, और ये ह्यूमन डिजायर रही है कि सीक्रेटली मैसेज को लिखा जाए। सो पहले सिर्फ मिलिट्री में यूज की जाती थी क्रिप्टोग्राफी, लेकिन आजकल जो है वो हर कहीं यूज होती है। स्पेशली आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही हैं वो उसमें क्रिप्टोग्राफी वन फॉर्म और दी अदर यूज हो रही है। आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए, कोई बैंकिंग की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है जहां पे आप लॉग इन यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, इसमें क्रिप्टोग्राफी वन फॉर्म और दी अदर यूज हो रही है। क्रिप्टोग्राफी की यूजुअली 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स हमने डिस्कस की थी, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, इनको आइए देखते हैं क्या होते हैं। क्रिप्टोलॉजी क्या है? क्रिप्टोलॉजी साइंस ऑफ हाइडिंग है। साइंस ऑफ हाइडिंग मतलब मैसेज होगा लेकिन आप उसको हाइड कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये मैसेज सीक्रेट मैसेज कोई लिखा हुआ है या नहीं। यूजुअली क्रिप्टोलॉजी में सीक्रेट मैसेज को किसी और मैसेज के साथ एम्बेड कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिजिकली वो मैसेज नजर ही नहीं आता। इसको रिट्रीव करने के लिए फिर स्टेगनोग्राफी या स्टेगनो एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ग्रे स्केल इमेज है, ग्रे स्केल इमेज में आप एक छोटा सा इमेज एम्बेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखने में उस तरफ एक ग्रे स्केल इमेज है, किसी भी एनिमल का वो इमेज हो सकता है, कोई भी लैंडस्केप हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन उस इमेज के अंदर एक मैसेज एम्बेड है और वो सीक्रेट मैसेज है। सो ये सीक्रेट मैसेज की एग्जिस्टेंस भी हिडन है, किसी को पता ही नहीं है कि इस ग्रे स्केल इमेज या इस इमेज के अंदर एक और हिडन इमेज है। तो स्टेगनोलिसिस क्या करता है, ये स्टेगनोग्राफी क्या करती है, वो सिर्फ ये चेक करती है कि इसमें क्या कोई सीक्रेट मैसेज हिडन है या नहीं है। क्रिप्टोग्राफी इसके बरक्स क्या है कि इसमें मैसेज को हाइड नहीं किया जाता, मैसेज आपको नजर आएगा लेकिन मैसेज आपके लिए मीनिंगलेस होगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो हम कहते हैं सीक्रेट राइटिंग है। आपको देखने में कुछ कोड्स होंगे, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग उसके लिए डेवलप नहीं हो सकती। क्रिप्टो एनालिसिस क्या करता है, वो ये देखता है कि जो मीनिंगलेस मैसेज है इसको मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए। जिसने ये मैसेज लिखा है सीक्रेटली, ठीक है, इस मैसेज के मीनिंग क्या हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। यूजुअली अटैकर जो है वो क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने और मैंने अगर सीक्रेट कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो हम प्लेन टेक्स्ट के बजाय मैं आपको मैसेज एनक्रिप्ट करके भेजता हूं। अब एनक्रिप्टेड मैसेज अटैकर को रिसीव हो रहा है, वो देख रहा है कि एक मैसेज है लेकिन उसके लिए मीनिंगलेस है। सो वो इस मैसेज पर क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करता है और देखता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज है क्या। हम डिसाइफर भी इसको कहते हैं। डिक्रिप्शन का फिनोमेना वो होता है जो कि आपका लेजिटिमेट यूजर रिसीविंग एंड पर करता है। मैंने एनक्रिप्ट किया, एनसाइफरमेंट की, एनक्रिप्शन की, सीक्रेट मैसेज की, रिसीवर क्या करता है, डिसाइफरमेंट करता है या डिक्रिप्ट करता है। क्रिप्टोग्राफी में यूजुअली ये चंद फेमस कैरेक्टर्स हैं, इनके थ्रू क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन किया जाता है। अलाइस, बॉब, ईव, ट्रेंट, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। यूजुअली अलाइस और बॉब दो एंटिटीज हैं जो कि सेंडिंग और रिसीविंग करती हैं। ये दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, ये दो ह्यूमंस भी हो सकते हैं, ये दो सर्वर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अलाइस और बॉब है। ईव कौन है? ईव एक थर्ड पार्टी है जो कि अटैकर है, ठीक है, जो कि अलाइस और बॉब के दरमियान सीक्रेट कम्युनिकेशन को हैक करके या सीक्रेट कम्युनिकेशन पर क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करके उसमें से मीनिंग रिट्रीव करता है कि एग्जैक्टली मैसेजेस जा क्या रहे हैं। और अलाइस ने मैसेज को एनक्रिप्ट जब किया तो उसने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बना दिया, और बॉब ने जब उसी एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट किया और उसको वापस प्लेन टेक्स्ट बना दिया, इसको हम डिसाइफरमेंट कहते हैं या डिक्रिप्शन इसको कहा जाता है। यूजुअली हमारे पास कीज होती हैं। आप एनक्रिप्शन, आप क्रिप्टोग्राफी उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपने कोई की डिफाइन नहीं की हुई। की बेस पर क्रिप्टोग्राफी की जाती है, किसी न किसी की बेस पर क्रिप्टोग्राफी की जाती है। की क्या है? की वो रूल है, की वो तरीक़ाकार है जिसकी वजह से, जिसको यूज करते हुए आपने प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज किया। वो तरीक़ाकार क्या था, वो रूल क्या था, ये आपकी की है, ये आपका रूल है। ठीक है, इसको हम
की भी कहते हैं, इसको हम रूल भी कहते हैं, ठीक है। यूजुअली की दो तरह की होती हैं क्रिप्टोग्राफी में, सिंगल की भी यूज की जाती है और मोर देन वन की भी यूज की जाती है। अगर सिंगल की यूज की जा रही है, इसको हम सिंगल की इंक्रिप्शन भी कहते हैं, सीक्रेट की इंक्रिप्शन भी कहते हैं, इसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी कहते हैं। सो सिमेट्रिक इस सेंस में कि सेंडर ने जो की यूज की है, रिसीवर भी वही की यूज करेगा। सिमेट्रिक है, सेम की है, सो सेम की विल बी यूज बाय सेंडर एंड रिसीवर, वी कॉल इट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। दूसरे केस में हमारे पास एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, सेंडर ने जो की यूज की थी, रिसीवर वो की यूज नहीं करता, रिसीवर बल्कि कोई दूसरी की यूज करता है। यहां पे एक से ज्यादा कीज यूज हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं टू की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फिनोमेना जैसे हमने बात की कि प्लेन टेक्स्ट था, की अप्लाई की गई, उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर दिया गया। प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के बाद वो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट बन जाता है। साइफर टेक्स्ट रिसीवर रिसीव करता है। अब रिसीवर का काम है कि इस साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस साइफर टेक्स्ट पर रिसीवर की यूज करता है। जिस की से एनक्रिप्ट किया गया है उसी की को यूज करते हुए डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। अगर तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, और अगर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है तो दोनों की कॉम्बिनेशन से जो की यूज करते हुए एनक्रिप्ट किया गया है, पब्लिक की को यूज करते हुए या प्राइवेट की को यूज करते हुए इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फिनोमेना कुछ ऐसे है। अगर बिल्कुल प्लेन सिंपलेस्ट वे में क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन किया जाए तो क्या है कि आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपने की अप्लाई की या इंक्रिप्शन की, वो साइफर टेक्स्ट बन गया। साइफर टेक्स्ट पर वापस की कोई अप्लाई करके उसको डिक्रिप्ट किया जाता है एंड दैट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट। दूसरे तरीके से हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि अलाइस और बॉब है, बीच में एक अटैकर है। अलाइस ने एक प्लेन टेक्स्ट बॉब को भेजना है, लेकिन चूंकि अटैकर बीच में है इसलिए वो प्लेन टेक्स्ट नहीं भेज सकता, क्योंकि अटैकर उस मैसेज को रिट्रीव कर लेगा। सो अलाइस प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट करने के बाद वो उसको अगर इनसिक्योर चैनल से भेज भी रहा है और ईव एक्टिव अटैकर उस मैसेज को रिसीव कर भी रहा है, लेकिन एनक्रिप्टेड मैसेज उसके लिए मीनिंगलेस होगा क्योंकि उसको की नहीं पता। की सिर्फ बॉब को पता है, बॉब उस की को अप्लाई करेगा, उस साइफर टेक्स्ट पर डिक्रिप्ट करेगा और वापस उसको प्लेन टेक्स्ट हासिल हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी हमने इस तरीके से भी यूज की थी कि जब यूजर वन ने प्लेन टेक्स्ट पर कोई की अप्लाई की तो वो साइफर टेक्स्ट बन गया। इसी साइफर टेक्स्ट पर दोबारा की अप्लाई की जाए, ठीक है, तो दैट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। एक और तरीके से हमने डिफाइन किया था, यू हैव गॉट प्लेन टेक्स्ट, you apply a key on the plain text, it becomes a cipher text. In order to retrieve back the original message, so you apply the decryption key on the cipher text and it gives you back the plain text. और हमने जो है वो एक लास्ट तरीके में इस तरीके से डिफाइन किया था जहां पे एक से ज्यादा कीज हैं, ठीक है। सो हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी है। सो बॉब जो है वो अलाइस की पब्लिक की को यूज करता है और मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, जबकि अलाइस अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उस मैसेज को डिक्रिप्ट करती है। सो दैट वाज द बेसिक एक्सप्लेनेशन and basic phenomena of what encryption and decryption is and how it could be accomplished using single key cryptography or using public key cryptography. एडवर्सरी के गोल्स क्या होते हैं, एक अटैकर क्या चाहता है, ठीक है। आप सीक्रेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे हैं, अटैकर को समझ ही नहीं पड़ रही कि मैसेज क्या है। अटैकर का तो पर्पज यही है कि वो मैसेज, ओरिजिनल मैसेज रिट्रीव करे, वो ये देखे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, ठीक है। इसको देखने के लिए उसके गोल्स क्या हैं, वो ये चाहता है कि इस आइडियल केस में उसको की पता चल जाए। उसको की पता चल जाए इसका मतलब यह है कि वो बड़ी आसानी से जान सकता है कि मैसेज एनक्रिप्ट कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और डिक्रिप्ट कैसे हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में गेट द मैसेज, उसको की मिलती है या नहीं मिलती। दूसरे केस में वो ये चाहता है कि उसको मैसेज कंटेंट जो है वो पता चल जाए। मैसेज तो उसको
ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन वो मैसेज के कंटेंट्स जानना चाहता है कि मैसेज एग्जैक्टली है क्या। और तीसरे केस में गेट सम पार्ट ऑफ द मैसेज सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, या कम से कम उसको कुछ ना कुछ मैसेज की इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ उसको पता चल ही जाए। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे ताला लगा हुआ है, ठीक है। अब ह्यूमन नेचर है, आप में से, हम में से कोई भी हो, हम ये जानना चाहेंगे कि बॉक्स के अंदर क्या है, हमें पता चले। आइडियल केस में हम चाहेंगे कि हमें की मिल जाए ताकि हम उसको बॉक्स को अनलॉक करें, ठीक है, और फिर हम देख लें कि बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है। अगर हमें की नहीं पता चलती तो हम एटलीस्ट ये जरूर जानना चाहते हैं, किसी से हम पूछ लेते हैं, खुद अंदाजा लगाते हैं, बॉक्स को उठा के हिला के देखते हैं कि भाई इस बॉक्स के अंदर है क्या, कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है, की अगर हमें पता नहीं भी चले, या हम वर्स्ट केस में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर जानना चाहते हैं। सो नेटवर्क सिक्योरिटी में भी अटैकर ये चाहता है, आइडियल केस में उसको की पता चल जाए, ऑनगोइंग सॉरी कन्वर्सेशन वो इंटरसेप्ट कर सकता है, या उसको पार्ट ऑफ द मैसेज पता चल जाए, ठीक है, या उसको पूरा मैसेज पता चल जाए। सो क्रिप्टोग्राफी की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें तीन चीजों को जरूर जहन में रखना है, तीन इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले द टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिससे आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, वो ऑपरेशन क्या है, ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी की एक डायमेंशन है। दूसरी डायमेंशन क्या है कि इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में कितनी कीज इन्वॉल्व हुई हैं, एक की इन्वॉल्व हुई है या दो की इन्वॉल्व हुई है, एक की इन्वॉल्व हुई है या दो की इन्वॉल्व हुई है, ऑपरेशन कितना लंबा चौड़ा था, यह भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिप्टोग्राफी की। और लास्टली ये है द वे इन विच द प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड, कितना टाइम लगता है उस पे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बनाने में, ठीक है। आप के साथ अगर मैंने सीक्रेट कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो हम दोनों पहले इस चीज को डिफाइन करेंगे कि हम कौन सी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज करें जिसमें प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो। दूसरा हम ये डिसाइड करेंगे कि हम सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी यूज करेंगे या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करेंगे। और ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि एक प्लेन से एक छोटे से मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए और उसको साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए 2 घंटे लग जाएं, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस पीछे मेरे पास ढेर सारे मैसेज हैं आपको देने के लिए। सो एक मैसेज पर अगर साइफर टेक्स्ट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, सो ये मेरे लिए फीजिबल नहीं होगा। सो कितना टाइम लग रहा है, वो प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है, ये सारी डिटेल्स भी क्रिप्टोग्राफी में इन्वॉल्व हैं। और इन तीन चीजों को देखकर कोई भी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक डेवलप की जाती है। हमने ये बात भी की थी कि अनकंडीशनल सिक्योरिटी वर्सेस कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। अनकंडीशनल सिक्योरिटी ये है कि साइफर टेक्स्ट जो है वो कभी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, मतलब आप उस पर जितनी भी कंप्यूटर पावर यूज कर लें, जितना भी आप उस पर टाइम स्पेंड कर लें, वो पासवर्ड वो क्रिप्टोग्राफी ब्रेक नहीं होती। वन टाइम पासवर्ड जो है वो इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, जिसको हमने डिटेल में देखा गया था कि आप अक्सर लॉग इन करते हैं तो वो पासवर्ड सिर्फ एक दफा के लिए वैलिड रहता है, नेक्स्ट टाइम जब आप उस पासवर्ड को दोबारा यूज ही नहीं कर सकते। तो रिगार्डलेस आप बड़ी एफर्ट करें उस पासवर्ड को रिट्रीव करने के लिए, अगर वो पासवर्ड ऑलरेडी एक दफा यूज हो चुका है तो वो दोबारा यूज नहीं हो सकता। जिसकी मैंने एक एग्जांपल आपको ये भी दी थी कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई मोबाइल डिवाइस खरीदते हैं तो पीछे एक सील होती है और उस पर लिखा होता है सील इज ब्रोकन, डू नॉट एक्सेप्ट द आइटम। सो सील ब्रोकन होने का मतलब ये है कि ये आइटम खुल चुका है, ठीक है, ये आइटम किसी ने इसको ऑपरेट कर लिया है, तो आप इस पर ट्रस्ट ना करें। सो ये वन टाइम पासवर्ड भी इस तरह है कि एक दफा पासवर्ड चलेगा, दूसरी दफा ये चल ही नहीं सकता, सील ब्रोक हो जाती है। सील ब्रोक हो जाए तो पता चल जाता है कि भाई ये यूज्ड आइटम है। वन टाइम पैडिंग की भी हमने डिटेल में डिस्कशन की थी और वो भी अनकंडीशनल सिक्योरिटी में आता है। दूसरी चीज है कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी जैसे कि नाम से जाहिर है कि आप जितना ज्यादा कंप्यूट करेंगे, जितना ज्यादा इवैल्यूएट करेंगे, इस बात के चांसेस बढ़ते जाते हैं कि आप वो कोड ब्रेक कर लेंगे या आप जो है वो साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, साइफर टेक्स्ट को आप ब्रेक कर देंगे। सो ये कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी है। सो एक है अनकंडीशनल सिक्योरिटी एंड द अदर वन इज कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। सीक्रेट वर्सेस पब्लिक एल्गोरिथम।
सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी हो सकती है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी हो सकती है। सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी में एडवांटेज ये है कि दोनों यूजर एक ही की यूज करते हैं, लेकिन अगर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो इसमें 2 लेवल्स ऑफ सीक्रेसी आ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एल्गोरिथम पब्लिक होने का मतलब ये भी है, हम दूसरे अल्फाज में ऐसे भी इसको ले सकते हैं कि आपने जो क्रिप्टोग्राफिक स्कीम यूज की है वो किसी को बताई नहीं, ठीक है, किसी को के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या स्कीम यूज की है कि आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में बनता है। दूसरे केस में आप पब्लिसाइज कर देते हैं, आप बता देते हैं तरीकाकार क्या है जिसको यूज करते हुए मैंने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। अगर आप इसको पब्लिसाइज कर देते हैं तो चीजें रिव्यू हो जाती हैं, इवैल्यूएट हो जाती हैं, क्रिप्टो एनालिसिस उस पर परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो ये चीजें जब उस पर परफॉर्म होती है तो ये ज्यादा बेहतर तौर पर जो है वो इसके बारे में कमेंट्स आ जाते हैं और इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक एल्गोरिथम अगर आप उसको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को पब्लिसाइज कर रहे हैं, मतलब आप बाकी दुनिया को भी बता रहे हैं, कोई ट्रेड सीक्रेट के तौर पर आप उसको सिर्फ अपने पास नहीं रख रहे, सो इसके ढेर सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस और ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? टिपिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैकिंग एन एनक्रिप्शन सिस्टम इज टू रिकवर द की in use rather than simply to recover the plain text of a single cipher text। जैसे हमने पहले बात की कि एडवर्सरी का ऑब्जेक्टिव यह है कि की मिल जाए। की मिल जाने से क्या होगा कि आने वाले सारे मैसेजेस को वो की यूज करते हुए डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। वरना अगर उसने सिर्फ मैसेज डिक्रिप्ट किया, अगली दफा फिर उसको नए आने वाले मैसेज को फिर उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, थर्ड मैसेज को फिर उसको, सो इस तरह उसको उसके लिए ये प्रोसेस ओवर बर्डन हो जाएगा। तो आइडियल केस में वो की जानना चाहता है। सो यूजुअली 2 जनरल अप्रोचेस फॉर अटैकिंग अ कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन स्कीम है, एंड दैट इज क्रिप्टो एनालिसिस और ब्रूट फोर्स अटैक। क्रिप्टो एनालिसिस में क्या है कि वो इंटेलिजेंस, अटैकर इंटेलिजेंस यूज करता है, एल्गोरिथम की नेचर को जानने की कोशिश करता है और ये देखता है कि एल्गोरिथम कैसे लिखा गया है और प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल कैसे किया गया होगा, ठीक है। तो मतलब वो एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा है कि एल्गोरिथम कैसे लिखा गया और उसमें एल्गोरिथम को जब प्लेन टेक्स्ट दिया जाता है तो वो उसको साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करता है। जबकि ब्रूट फोर्स अटैक में, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, ठीक है। सो द अटैकर ट्राइज एवरी पॉसिबल की ऑन अ पीस ऑफ साइफर टेक्स्ट अंटिल एन इंटेलिजिबल ट्रांसलेशन इनटू प्लेन टेक्स्ट इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब वो एनालिसिस नहीं करता, वो सिंपली हर पॉसिबल की, वो जहन नहीं लड़ाता, हर पॉसिबल की को अप्लाई करता है और देखते हैं क्या साइफर टेक्स्ट पे ये की अप्लाई करने से मैसेज रिट्रीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अगला मैसेज वो अप्लाई करता है। जिसकी एग्जांपल, ब्रूट फोर्स अटैक की एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आपके पास डिजिट वाले जो है वो लॉक होते हैं, ठीक है। सो ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? अगर वो 4 डिजिट वाले लॉक हैं, ठीक है, तो उसकी 9999 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। तो आप हर कॉम्बिनेशन के साथ उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। और इसी पर अगर आप क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करें तो आप जहन लड़ा के ये देखते हैं कि अच्छा इन 4 में से कौन सी कॉम्बिनेशन हो सकती है, क्या किसी की ये जिस यूजर का हो सकता है, क्या उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट की होगी, क्या उसने जो है वो अपना फेवरेट नंबर रखा होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं। साइफर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और हमने एक क्लासिफिकेशन की है साइफर्स की। साइफर्स यूजुअली क्लासिकल साइफर्स हैं मेनली और अदर साइफर्स हैं। क्लासिकल साइफर्स की फिर 2 टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर। इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्लासिकल साइफर में सब्स्टिट्यूशन साइफर की अगर एग्जांपल हम दें तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट हो रही होगी। फॉर एग्जांपल आपके प्लेन टेक्स्ट में जहां कहीं भी ए आएगा वो ए हमेशा किसी और अल्फाबेट लेट से एक्स से रिप्रेजेंट होगा, बी हमेशा वाई से रिप्रेजेंट होगा, सी हमेशा जी से या जेड से रिप्रेजेंट होगा। तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर की
मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की थी, शिफ्ट साइफर जिसको सीजर साइफर भी कहते हैं, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर हमने देखा था, पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर जिसको विगनेगर साइफर भी कहते हैं हमने देखा था, हिल साइफर, ऑटो की, ये सारी सब्स्टिट्यूशन साइफर की एग्जाम्पल है। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या है? ट्रांसपोजिशन साइफर सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा बल्कि ट्रांसपोज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। उसी प्लेन टेक्स्ट में कैरेक्टर्स की पोजीशन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने वर्ड लिखे हुए सीक्रेट, SECRET, तो ट्रांसपोजिशन साइफर क्या करेगा, इसको इन वर्ड्स की लोकेशन को रिप्लेस कर देगा, T को पहले ले आएगा, S को दरमियान में ले जाएगा, सीक्रेट के E को किसी फोर्थ लोकेशन पे ले जाएगा, तो उसने ट्रांसपोजिशन कर ली। जो दो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी वो रेल फेंस साइफर है और रो ट्रांसपोजिशन है। हमने इसके अलावा अदर साइफर्स में एक एग्जाम्पल देखी थी, वो है प्रोडक्ट साइफर। प्रोडक्ट साइफर क्या करते हैं, वो कम्बिनेशन यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा साइफर्स को कंबाइन करके एक साइफर बनाया जाता है। ये सारे साइफर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। ब्रीफली एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं सीजर साइफर की। अब फिनोमिना आपका क्या है, एल्गोरिदम क्या है आपका, ठीक है, सी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है साइफर टेक्स्ट को। साइफर टेक्स्ट, ठीक है, उस प्लेन टेक्स्ट पर जब इंक्रिप्शन अप्लाई होती है तो आपका वो साइफर टेक्स्ट बनता है, ठीक है। यहां पे की क्या है, ठीक है, की है 3 अल्फाबेट्स का जंप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह आप BC और D लिखेंगे, ठीक है, B की जगह आप CD और E लिखेंगे। सो अगर आप एक एग्जाम्पल देखें, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, ठीक है, अब M की जगह 3 का जंप है, M की जगह आप N O और थर्ड अल्फाबेट है P को यूज करेंगे। सो आपने M की जगह P यूज कर लिया। इसी तरह मीट में अगला वर्ड है E, सो E के साथ अगर 3 का जंप कंसिडर करें तो F, G और H, ठीक है। सो आपने E की जगह साइफर टेक्स्ट में H लिख लिया और यू कीप गोइंग ऑन एंड यू ऑब्टेन दी साइफर टेक्स्ट। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका प्लेन टेक्स्ट सीजर साइफर को यूज करने से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये की आपने कौन सी यूज की थी, ये रिसीवर को पता होनी चाहिए, सिर्फ उसको पता होगी तो वो इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकेगा, ठीक है। हमने इसके अलावा मोनो अल्फाबेटिक साइफर की भी एग्जाम्पल की थी और उसमें हमने देखा था कि इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ईच लेटर इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, सब्स्टिट्यूट द लेटर्स आर्बिट्रेरली, ठीक है। जैसा हमने कहा कि सीजर साइफर में ए की जगह D रिप्रेजेंट होगा, B की जगह E रिप्रेजेंट, सो हम एक ऑर्डर में जा रहे हैं। तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर ये कहता है कि आप ऑर्डर में या किसी सीक्वेंस में ना जाएं, ठीक है, बल्कि आर्बिट्रेरली देखें, ठीक है। A की जगह आपने X यूज कर दिया, B की जगह आपने F यूज कर दिया, C की जगह आपने O यूज कर दिया, सो आपने मिक्स कर दिया। ये ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए मोनो अल्फाबेटिक साइफर जो है वो एक बड़ा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। सो hence plain text letter maps to unique ciphertext letter and hence key is 26 letters long. तो 26 फैक्टोरियल आपकी एक वैल्यू बनती है। तो अगर इस पे ब्रूट फोर्स अटैक किया जाए सो इट कैन टेक years and years in order to break the code, ठीक है। मोनो अल्फाबेटिक साइफर इतना स्ट्रांग है, सो ब्रूट फोर्स अटैक तो आप इस पे नहीं कर सकते मोनो अल्फाबेटिक साइफर पे, लेकिन मोनो अल्फाबेटिक साइफर पर क्रिप्टो एनालिसिस जरूर परफॉर्म हो सकता है। और क्रिप्टो एनालिसिस क्यों परफॉर्म होगा, लैंग्वेज रिडंडेंसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें सर्टन अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जो कि सर्टन लेटर्स हैं जो कि बहुत वाइडली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में यूज होते हैं। हमने डिटेल में देखा था, जैसे लेटर T बहुत यूज होता है, E बहुत यूज होता है। जो लेटर्स बहुत कम यूज होते हैं वो है Z है, X है, ये कम यूज होते हैं हमारी डिस्कशन में। इस तरह हमारे पास डायग्राम में TH बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्राइग्राम में हमारे पास THE बहुत यूज होता है। सो हम जो भी इंग्लिश की डिस्कशन कर रहे होते हैं, सो अटैकर क्या करता है, क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करके लैंग्वेज के फीचर्स को देखते हुए उस मैसेज पर क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करता है, लैंग्वेज रिडंडेंसी चेक्स
अप्लाई करता है और उसमें से प्लेन टेक्स्ट को रिट्रीव करता है। हमने इसके बाद बात की थी एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की। एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो हमने देखा था कि अ न्यू स्टैंडर्ड वाज नीडेड प्राइमरीली बिकॉज डीएस हैज अ रिलेटिवली स्मॉल 56 बिट की व्हिच वाज बिकमिंग वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक। एईएस से पहले डीएस था, डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड वाज सपोज्ड टू बी अ फैंटास्टिक साइफर, बट लेटर ऑन it came to know that it is vulnerable to brute force attack, so a new standard was required, so AES was developed. Also, the DS was designed primarily for hardware and is relatively slow when implemented in software. DS चूंकि हार्डवेयर के लिए डिजाइन किया गया था और सॉफ्ट फॉर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए DS को छोड़कर और AES को इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रिपल DS का वर्जन भी आया, लेकिन अगेन वो इतना एफिशिएंट नहीं था जितना कि AES आया। AES को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके 4 स्टेजेस हमने देखे थे, जिसमें परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व है। पहले स्टेप में क्या था? सब्स्टिट्यूट बाइट था, वेयर ईच बाइट ऑफ द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय इट्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखिए कि हमने डिस्कशन ये भी की थी कि आपके साइफर्स 2 तरह के होते हैं, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर में क्या है, पूरे का पूरा मैसेज जो है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, जबकि स्ट्रीम साइफर में मैसेज की बिट बाय बिट साइफर टेक्स्ट की बिट बाय बिट में कन्वर्ट होती है। सो AES एक ब्लॉक साइफर है। सो पहले स्टेप परफॉर्म होता है सब्स्टिट्यूट बाइट का, दूसरे स्टेप में शिफ्ट रोज की जाती हैं, 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म किया जाता है। थर्ड स्टेप में मिक्स कॉलम किए जाते हैं, ईच बाइट ऑफ अ कॉलम इज मैप्ड इनटू अ न्यू वैल्यू। और लास्ट स्टेप में एड राउंड की, एक द ब्लॉक इज एक्स और विद सब की, एक की आ रही है, मेन की है, मेन की सब की को लेकर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता था 4 स्टेप में। सो ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता था। स्ट्रीम साइफर, जैसा मैंने बात की कि processes the message bit by bit as a stream, bit by bit या character by character, typically have a pseudo random stream की, usually एक की यूज की जाती है और हर की बिट जो है वो मैसेज की बिट के साथ एंड और परफॉर्म करके उसको कन्वर्ट किया जाता है। रैंडमनेस ऑफ द स्ट्रीम की इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और रैंडमनेस ऑफ द स्ट्रीम की कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज एनी स्टैटिस्टिकली प्रॉपर्टीज इन द मैसेज। हर दफा की जो यूज की जाती है स्ट्रीम साइफर में वो यूनिक होती है, वो रैंडम होती है। उस रैंडम की के भी रैंडम होने की वजह से, रैंडमाइजेशन की वजह से जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और क्रिप्टा एनालिस्ट के लिए, अटैकर के लिए उस पर क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब लैंग्वेज रिडंडेंसी यहाँ पर नहीं चल सकती, ठीक है। लैंग्वेज रिडंडेंसी और क्रिप्टा एनालिसिस अटैक के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर स्ट्रीम साइफर्स बड़े ही यूजफुल हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास साइफर टेक्स्ट कब आता है, जबकि आप स्ट्रीम की कोई बिट लें, मैसेज की बिट लें और उस पर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप स्ट्रीम की, जब आप स्ट्रीम साइफर्स की बात करते हैं, सो की को आप रीयूज नहीं करते, ठीक है। स्ट्रीम साइफर की ब्यूटी ही यही है कि की को यूज ना किया जाए। अगर की आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये वल्नरेबल हो जाएगा क्रिप्टा एनालिसिस अटैक के एंड कैन रिमूव इफेक्ट एंड रिकवर मैसेज भी रिकवर हो सकता है। स्ट्रीम साइफर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज थी, हमने डिटेल में देखा। लॉन्ग पीरियड विद नो रिपीटेशन होना चाहिए, जो की आप यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिकली रैंडम होनी चाहिए, की का साइज जो है वो लार्ज एनफ होना चाहिए, इसके अलावा जो है वो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी उसमें होनी चाहिए और उसमें यूज ऑफ हाईली नॉन लीनियर बुलियन फंक्शंस होने चाहिए। ये कुछ स्ट्रीम साइफर की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने डिस्कस की थी। एक एग्जांपल के थ्रू हमने इस तरीके से इलस्ट्रेट किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्ट किया जा रहा है, लेकिन की किसी बिट को लेकर उसके साथ जब एंड और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो आपके पास ये साइफर टेक्स्ट आता है, ठीक है। और इसी साइफर टेक्स्ट को जब आपने दोबारा
प्लेन टेक्स्ट में डालना हो तो डिक्रिप्ट का फिनोमेना किया जाता है। की को इसी के साथ जो है वो आप एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करके साइफर टेक्स्ट से आप वापस प्लेन टेक्स्ट रिट्रीव करते हैं। RC4 को हमने देखा था एक प्रोप्राइटरी साइफर है ओन्ड बाय RSA अनदर रॉन राइवेस्ट डिजाइन। ठीक है, हमने देखा था RSA एल्गोरिदम जो कि रॉन राइवेस्ट और बाकी उसके जो दो साथी थे उन्होंने एल्गोरिदम बनाया था। उन्होंने RC4 एल्गोरिदम भी बनाया था। RC4 की कुछ प्रॉपर्टीज ये थी कि ये वेरिएबल की साइज यूज करता है। की साइज 1 बाइट से लेकर और अप टू 256 बाइट तक हो सकता है। RC4 भी स्ट्रीम साइफर है और क्या है, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम साइफर है, मतलब बिट की जगह आप बाइट बाय बाइट प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। RC4 हैज बीन प्रूवन अ फैंटास्टिक स्ट्रीम साइफर, जो कि हम इसको अपनी वेब ट्रांजैक्शंस में यूज कर रहे हैं, SSL में यूज करते हैं, वायरलेस इक्विवेलेंस प्रोटोकॉल है WAP, उसमें यूज किए जाते हैं। मजीद इसका फीचर यह है कि की फॉर्म्स रैंडम परम्यूटेशन ऑफ ऑल बिट वैल्यूज। चूंकि बाइट साइफर है और एक बाइट में 8 बिट्स हैं, सो उन 8 बिट की परम्यूटेशन करता है, रैंडम परम्यूटेशन करता है और इस परम्यूटेशन को यूज करता है टू स्क्रैम्बल इनपुट इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड अ बाइट एट अ टाइम। ठीक है, RC4 1994 तक ट्रेड सीक्रेट था। ठीक है, किसी को नहीं पता था कि ये काम कैसे करता है। लेटर ऑन इसको पब्लिसाइज किया गया और इसको मजीद देखा गया। RC4 में 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। इनिशियलाइज स्टेट वेक्टर S करता है, परम्यूटेशन करता है, S की परम्यूटेशन करता है और जनरेट की स्ट्रीम करता है। अगर आप RC4 के बारे में मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं और या पिछले AES या DS एल्गोरिदम्स की मजीद डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर नंबर 16 से 21 को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें ये डिटेल में ये सारे स्टेप्स डिफाइन और एक्सप्लेन किए गए हैं। पब्लिक की या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इससे पहले प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में ये हो रहा था कि सेम की सेंडर भी यूज करता था और रिसीवर भी यूज करता था। ये सेम की सेंडर और रिसीवर को पता कैसे चलेगी, इसके हमने तरीक़ाकार ये डिस्कस किया था कि या तो सेंडर और रिसीवर को कम्युनिकेशन करने से पहले मिले, फिजिकली मिले और की एक दूसरे को फिजिकली हैंड ओवर करें। दूसरा तरीका ये था कि सेंडर और रिसीवर अगर 2 डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, 2 डिफरेंट सिटीज में हैं या 2 डिफरेंट कंट्रीज में हैं और वो अगर सीक्रेट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो पहले की एक्सचेंज करेंगे और इस केस में की वो किसी कोरियर सर्विस को देंगे और कोरियर सर्विस जो है वो की को एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी इन 2 यूजर्स के दरमियान एक्सचेंज करेगा। तीसरा तरीका ये था कि आप की एक्सचेंज करें लेकिन एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी ले आए, वो थर्ड ट्रस्टेड पार्टी आपको भी की देगी और दूसरे रिसीवर को भी की देगी। सो KDC का कॉन्सेप्ट यहां पे आया, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द की टू द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, सो ये था सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। 2 साइंटिस्ट थे डेफी और हालमैन 1996 में, उन्होंने क्रिप्टोग्राफी को एक नई डायरेक्शन दी और उन्होंने कहा कि ये जो थर्ड पार्टी आ जाती है, KDC का बीच में आ जाना, ये क्रिप्टोग्राफी की सोल के खिलाफ है। किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए और फिर भी सीक्रेट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होनी चाहिए और उन्होंने एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? जैसा कि मैंने बात की कि 2 लोग जब आपस में बात करें तो वो सेम की शेयर कर रहे हैं और ये की कौन देता है? ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर देता है। सो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कैसे यूज किए बगैर सीक्रेट कम्युनिकेशन की जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको विटफील्ड डेफी और मार्टिन हेलमन ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। और इसके रीजन ये थी कि अगर की आपको KDC एक्सचेंज कर रहा है, KDC प्रोवाइड कर रहा है, सो आप KDC पर कितना ट्रस्ट करते हैं। और अगर आपको मैसेज मिला है, ठीक है, हाउ विल यू इंश्योर कि मैसेज जो है वो यही मैसेज सेंडर ने भेजा है, ये कैसे पता चलेगा? मैसेज ठीक है आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल गया लेकिन मैसेज की ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही थी। इन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए
जो है वो, अब चूंकि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी दो कीज़ को यूज़ करती है, a public key which may be known by anybody and can be used to encrypt messages and verify signatures, and a private key known only to the recipient used to decrypt message and sign signatures. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जितने भी यूजर हैं हर एक के पास पेयर ऑफ की होगी, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। मैं हूं, मेरी एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है, आपकी एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। सो जितने भी यूजर्स हैं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उन सब की पब्लिक की किसी एक सेंट्रल जगह पर डिस्प्लेड होती है, अवेलेबल होती है पब्लिक की। अब अगर मैंने आपके साथ कोई मैसेज एक्सचेंज करना है, तो मैं आपकी पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज इनक्रिप्ट करता हूं। अब मजे की बात यह है कि ये मैसेज आपकी पब्लिक की को यूज करते हुए डिक्रिप्ट नहीं होगा, बल्कि ये मैसेज आपकी प्राइवेट की को यूज करते हुए डिक्रिप्ट होगा। और आपकी प्राइवेट की किसको पता है? आपकी प्राइवेट की दुनिया में सिर्फ आपके अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है, सो ये जो है वो एक ज्यादा अच्छे तरीके से आपने क्रिप्टोग्राफी अचीव कर ली। प्लस पब्लिक की को यूज करते हुए जब मैसेज इनक्रिप्ट किया जाता है तो सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है, और प्राइवेट की को यूज करते हुए मैसेज डिक्रिप्ट किया जाता है और सिग्नेचर को क्रिएट किया जाता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में हैं। ऑल्सो एसिमेट्रिक होना चाहिए। दोज हु इनक्रिप्ट मैसेजेस और वेरीफाई सिग्नेचर्स कैन नॉट डिक्रिप्ट मैसेज और क्रिएट सिग्नेचर। जैसे मैंने बात की कि वेरीफाइंग सिग्नेचर एक चीज है, क्रिएटिंग सिग्नेचर एक चीज है। तो जिसने सिग्नेचर वेरीफाई की है वो क्रिएट नहीं कर सकता, या जिसने क्रिएट की है वो वेरीफाई नहीं कर सकता। सो प्राइवेट की और पब्लिक की कॉम्बिनेशन इतना ब्यूटीफुली यूज की जाती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में कि आपका मैसेज ऑथेंटिकेट भी हो जाता है और मैसेज की सिक्योरिटी जो है वो भी मैक्सिमाइज हो जाती है। एज वी आर already discussing in detail that public key algorithms rely on two keys where it is computationally infeasible to find decryption key knowing only algorithm and encryption key। जैसे मैंने बात की कि आपकी प्राइवेट की सिर्फ आपको पता है, आपकी प्राइवेट की दुनिया में कोई बंदा रिट्रीव कर ही नहीं सकता। और दूसरा पॉइंट ये कि इट इज कंप्यूटेशनली इजी टू एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट मैसेज विद रेलेवेंट व्हेन रेलेवेंट की इज नॉट। ठीक है, तो अगर मुझे पब्लिक की पता है तो मैं बड़ी इजीली आपके लिए मैसेज एनक्रिप्ट कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपकी पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज को एनक्रिप्ट किया है। सो टू रिलेटेड कीज कैन बी यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन विद द अदर यूज फॉर डिक्रिप्शन। सो एक एनक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है की, दूसरी की जो सिर्फ रेलेवेंट यूजर को पता है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो जरूरी स्टेप्स परफॉर्म होते हैं वो ये है कि हर यूजर का एक पेयर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक की होना चाहिए। पब्लिक कीज जो है वो किसी पब्लिक फोल्डर में होती हैं, हर एक को पता है। ठीक है, अगर बॉब ने अलाइज के लिए मैसेज भेजना है तो बॉब अलाइज की पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज एनक्रिप्ट करता है, और अलाइज अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए मैसेज को डिक्रिप्ट करती है। इसके बाद हमने बात की थी ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर की, ट्रिंग, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। A random number generator is a computational or physical device designed to generate a sequence of numbers or symbols that lack any pattern or that appear random। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेटर एक डिवाइस कहते हैं, एक मशीन कहते हैं जो कि रैंडम नंबर्स को इस तरीके से जनरेट करती है कि उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होती, और जो भी नंबर जनरेट होता है वो रैंडमाइज्ड होता है। रैंडम नंबर को जैसे हमने बात की स्ट्रीम साइफर्स में, वहां पे भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारी जगह हैं जहां पे इसकी एप्लीकेशन रैंडम नंबर्स की हैं, और हमें ऐसे नंबर्स चाहिए होते हैं जो कि रिपीट ना हो रहे हो, उनमें कोई पैटर्न ना हो। सूडो रैंडम नंबर जनरेटर के एक्चुअली ट्रू रैंडम नंबर हासिल करना पॉसिबल नहीं है, सो हम सूडो रैंडम नंबर जनरेटर की तरफ जाते हैं जो कि थ्योरेटिकली रैंडम होते हैं, लेकिन अगर मजीद इसको देखा जाए सो दे हैव सम पैटर्न और दे हैव सम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज।
So a pseudo random number generator PRING, also known as deterministic random bit generator, ठीक है, जिसको DRBG भी कहते हैं, is an algorithm for generating a sequence of numbers whose properties approximate the properties of sequence of random numbers. मतलब truly random नहीं होता, लेकिन randomize के करीब करीब होता है. So not truly random because it is completely determined by a relatively small set of initial values called the PRING seed. Pseudo random number generate कैसे कर रहे हैं? इसको आप सीड देते हैं, एक सीड वैल्यूज देते हैं. सीड वैल्यूज देने से ये रैंडम नंबर जनरेट करता है. Although sequences that are closer to truly random can be generated using hardware random number generators, pseudo random number generators are important in practice for the speed in number generation and their reproducibility. ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर के लिए आप कोई फिजिकल डिवाइस यूज करते हैं, जबकि सूडो रैंडम नंबर जनरेटर के लिए ये कोई एल्गोरिथम की फॉर्म में या जो है वो किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी आप इसको इम्प्लीमेंट करके इसमें से आप ये फंक्शनैलिटी रिट्रीव कर सकते हैं कि ये आपको रैंडम नंबर क्रिएट और जनरेट करके देगा. पोटेंशियल लोकेशंस फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक्स. हमने एक नेटवर्क की बात की थी. जब हम ये देखना चाहते हैं कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क में सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट करें, तो आपको ये देखना होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो ट्रैफिक चल रही है वहां पे कोई ईव्स ड्रॉपिंग तो नहीं कर रहा. ठीक है, अगर ईव्स ड्रॉपिंग कर रहा है तो उससे बचने के लिए आप जो है वो रेलेवेंट टूल या टेक्निक यूज करते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं. ठीक है, सो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि लोकेशंस कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक्स के लिए क्या हो सकती हैं. उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप रेलेवेंट कोई सोल्यूशन यूज करते हुए कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करते हैं. सो कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक्स इनसाइडर भी हो सकते हैं और आउटसाइडर भी हो सकते हैं. आपको अपने नेटवर्क को दोनों अटैक से, इनसाइडर और आउटसाइडर्स दोनों से ही बचाना पड़ता है. पैच पैनल, जैसा मैंने बात की थी कि एक प्लेस है जहां पे आपकी केबल्स टर्मिनेट हो रही होती हैं. सो यहां पे आपका इंट्रूडर बड़ी आसानी से अपने आप को कनेक्ट करके नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक फ्लो है उसको वो एनालाइज कर सकता है. सो अटैक थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम भी हो सकता है. जैसा अगर आपका मीडियम केबल है तो केबल को भी यूज करते हुए अटैक लॉन्च किया जा सकता है, और अगर आपका मीडियम वायरलेस है जैसे कि माइक्रोवेव, सैटेलाइट या रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसको भी यूज करते हुए अटैक लॉन्च किया जा सकता है और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है. सो नेटवर्क में आप इंश्योर करते हैं कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक से रोका जा सके. वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द लिंक वर्सेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन. सो लिंक इंक्रिप्शन क्या है? यहां पे आप लिंक्स को इंक्रिप्टिंग डिवाइस के साथ इक्विप करते हैं, जबकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन की अगर आप बात करें तो आपकी जो सोर्स और डेस्टिनेशन है उसको आप कीज को यूज करते हुए आप उनके दरमियान सिक्योरिटी अचीव करते हैं. लिंक वर्सेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हमने इस फिगर के थ्रू भी डिटेल में डिस्कस किया था, जहां पे वल्नरेबल लिंक्स को आप इंक्रिप्टिंग डिवाइसेस के साथ इंक्रिप्ट कर देते हैं, और जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं वो कोई इंक्रिप्शन फिनोमेना यूज करते हुए एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी अचीव कर सकती हैं. इसके बाद हमने बात की थी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की. एक हमारे पास मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शन होता है, एक मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है और एक मैसेज ऑथेंटिकेशन सर्विसेज होती हैं. इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एक फंक्शन है जो कि मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है. इसमें कैसे ये काम होता है? आपका इनपुट मैसेज है, एक मैक फंक्शन है, ठीक है, और एक शेयर्ड सीक्रेट की है. सो मैसेज पर जब आप मैक ऐड करते हैं, मैसेज पर मैक ऐड करते हुए आप रिसीवर को भेजते हैं. ठीक है, रिसीवर रिसीविंग साइड पे मैक को रिकैलकुलेट करता है. अगर दोनों मैक की वैल्यूज सेम आ गई हैं तो उसको एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज मैसेज को रिजेक्ट कर देता है. मैक की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी. दैट इज मैक फंक्शन नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल, मैक इनपुट शुड बी ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ, मैक आउटपुट शुड बी ऑफ फिक्स लेंथ, एंड मैक इज
मैनी टू वन फंक्शन, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने मैक की डिस्कस की थी। हैश फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया था, ये भी मैसेज अथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ये भी मैक की तरह है, ठीक है। लेकिन अनलाइक मैक इसमें की यूज नहीं होती, बल्कि इसमें हैश वैल्यू यूज होती है, एच स्मॉल एच यूज होता है। इसको स्मॉल एच को हैश कोड कहते हैं, हैश वैल्यू भी कहते हैं और मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं। हैश फंक्शन की क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें भी आर्बिट्री लेंथ इनपुट होती है, फिक्स्ड लेंथ आउटपुट होती है, एच ऑफ एक्स को कंप्यूट किया जाता है और गिवन एक्स कंप्यूटेशनली हार्ड टू फाइंड वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। और कंपैरिजन comparatively hard to find a pair xy such that h of x is equal to h of y called strong collision resistance। यहां पर भी यही होता है कि मैसेज सेंडिंग से पहले एक हैश वैल्यू कंप्यूट की जाती है, रिसीवर दोबारा उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है, अगर वैल्यू सेम है तो एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट। लेकिन जो डिफरेंस है हैश का मैक से वो ये है कि हैश में कोई शेयर्ड सीक्रेट की यूज नहीं होती। मैसेज अथेंटिकेशन प्रॉब्लम ये है कि मैसेज अथेंटिकेशन प्रोटेक्ट टू पार्टीज फ्रॉम थर्ड पार्टी। विल इट प्रोटेक्ट टू पार्टीज? हमने ये प्रॉब्लम बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। आप और मैं कोई शेयर्ड सीक्रेट की यूज करते हुए मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। इस शेयर्ड सीक्रेट की के यूज करने से ये हो रहा है कि सिर्फ आपको और मुझे कन्वर्सेशन समझ में आ रही है, एक थर्ड पार्टी से को बिल्कुल मैसेज की समझ ही नहीं आ रही। सो दी टू पार्टीज हैव बीन प्रोटेक्टेड, लेकिन क्या जो है वो थर्ड पार्टी से तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया, क्या हमने एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट किया है? मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि जो मैसेज मुझे मिला है वो वाकई आपने भेजा है? यह भी तो हो सकता है कि ये शेयर्ड सीक्रेट की किसी अटैकर के हाथ लग गई हो और उसने उस की को यूज करते हुए उसने मैसेज भेजा हो। सो मैसेज अथेंटिकेशन का एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसको हमने एग्जाम्पल डिस्कस की। सो जॉन जो है वो मैरी को एक मैसेज भेजता है, मैरी को एक डिफरेंट मैसेज मिलता है और वो ये क्लेम करती है कि जॉन ने भेजा, जबकि जॉन ने ये मैसेज नहीं भेजा। सो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाता है? इंक्लूड अथेंटिकेशन फंक्शन विद एडिशनल कैपेबिलिटीज, ठीक है। एडिशनल कैपेबिलिटीज हमें चाहिए जिसको यूज करते हुए हम मैसेज अथेंटिकेशन कर सकते हैं। ये एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या है? वन प्रॉपर्टी है डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल साइन होगा। मैं और आप जो भी मैसेज भेजेंगे, हर मैसेज के साथ मैं और आप अपना साइन ऐड करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेंगे। अगर मैसेज आपको रिसीव हुआ है और रिसीव्ड मैसेज के साथ मेरा डिजिटल सिग्नेचर ऐड है, दिस इज कंफर्मिंग दैट द मैसेज इज फ्रॉम माय साइड। सो मस्ट डिपेंड ऑन द मैसेज बीइंग साइंड, must use information unique to sender to prevent both forgery and denial. Digital signature must be relatively easy to produce, must be relatively easy to recognize and verify, and there are some other properties like be computationally infeasible to forge and be practical, save digital signature in storage. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिजिटल सिग्नेचर की जिनको यूज करते हुए मैसेजेस के साथ डिजिटल सिग्नेचर ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा हमने अथेंटिकेशन एप्लीकेशंस की बात की थी। दो एप्लीकेशंस हैं, कैरबरोस और X.509। कैरबरोस एक अथेंटिकेशन सर्विस है जो कि MIT में डेवलप हुई। इसमें ट्रस्टेड की सर्वर का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और प्राइवेट की सेंट्रलाइज तौर पर प्रोवाइड की जाती है, थर्ड पार्टी अथेंटिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोवाइड की जाती है। और इसके दो वर्जन आए, कैरबरोस वर्जन, ढेर सारे वर्जन आए, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 and 5। 4 and 5 जो है वो ज्यादा यूज हैं। As I have told you that there are different versions of Kerberos, so but widely being used are Kerberos version 4 and 5. In this particular figure, we see that how exactly Kerberos system work. So here we have a Kerberos system which is comprised of an authentication server and a ticket granting server, okay, and Kerberos will actually help computers authenticating the servers and servers authenticating the computers. So the detailed steps are used in order to provide the authentication. We also discussed X.509, which is another authentication service. It defines framework for authentication services. Directory may store public key certificates
and with public key of user signed by CA certification authority. X.509 uses public key cryptography and digital signatures. Though the algorithms are not standardized that which exactly algorithm will be used by X.509, it can make use of any algorithm, but usually the RSA algorithm is used in X.509. X.509 certificates are widely used. These certificates, as I have previously mentioned, are issued by certification authorities, and there are certain certification authorities which provides these certificates. No other party can issue you the certificates. So there are well-known and well-known certification authorities which provides certificates. Lastly, we also discussed about the secure electronic transaction. अगर आप वेब को यूज करते हुए कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कोई मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, सो इसके लिए क्या तरीक़ेकार यूज किया जाए? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं. इसमें कुछ एनक्रिप्शन टेक्निक्स और कुछ सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने क्रेडिट कार्ड को या बैंक कार्ड को यूज करते हुए पेमेंट कर सकते हैं. इसकी ढेर सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी. डिफरेंट पार्टीज के दरमियान जो है ये सिक्योर कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है. X.509 v3 के सर्टिफिकेट्स को यूज करता है और ये इसमें डिफरेंट इसके पार्टिसिपेंट्स थे: कार्ड होल्डर, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, बैंकर, एक्वायरर, मर्चेंट, पेमेंट गेटवे. ये सारा प्रोसेस हमने डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो है वो एक पर्सन अपने घर से बैठ के या अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, अपने कार्ड को यूज करते हुए कोई आइटम इंटरनेट से परचेज कर सकता है. We also talked about secure shell, which is a protocol for secure network communication. The main features of secure shell is it is simple and inexpensive. It can be it provides a secure logon facility, and it is more securer than Telnet and other insecure schemes. There are different versions for SSH, SSH1 and SSH2. So SSH2 fixes a number of security flaws that were there in SSH1. The details of secure shell are documented in RFC 4250 and RFC 4251, 52, 53 and 54. SSH have got different clients available, and one main feature of SSH is, as I have previously mentioned, remote login and externals. This is how SSH connection protocol exchange. So there are three phases: open channel, data transfer and closed channel. So the client wants to communicate to the server. So first of all, authentication occurs. So a message is sent from the client to the server, which is replied back. Then the data transfer channel is opened, and once the data transmission is completed, so the channel is closed. So that is all about the course network security, and the course concludes here. I hope you enjoyed the course and you have developed basic and sound understanding of what security is and how security could be incorporated in systems, in network and in the internet or web. So all the best with the course, and Allah Hafiz.